हाँ जी दोस्तों, तो सेक्शन 123 की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि बात करेगा प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के ऊपर। अब इसको जो हमारे मॉड्यूल के अंदर दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है कि आपको पॉइंट वाइज कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर उसका एक तरीके से आंसर बता दिया गया है। तो इसको पार्ट डिवाइड किया गया, जैसे कि आप पहला पार्ट देख रहे हो कि सोर्सेज क्या होगा, अगर हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो क्या क्या सोर्सेज है हमारे पास, फिर टाइम लिमिट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन के फ्रेम में इसको डिवाइड किया हुआ है। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बट संयम के साथ सुनते जाओ। स्पीड में ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरी स्पीड से मैंने देखा है कि कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि अरे सर कुछ ज्यादा तेज हो जाता है, इस तरीके से नहीं करो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा एक नॉर्मल स्पीड में रखने की कोशिश करूंगा। जिसको स्लो लग रही होगी बढ़ा लें, जिसको तेज लग रही है वो उसको स्लो कर ले, एज द केस में भी, बट एक अच्छे तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आया सोर्सेज क्या होगा। सोर्सेज हमने पिछली वीडियो में ऑल्दो कवर किया था कि कौन कौन से प्रॉफिट से या कौन कौन से पैसों से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि भैया जो करंट फाइनेंशियल ईयर का आपका प्रॉफिट है उसको यूज कर लो डिविडेंड देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पास करंट फाइनेंशियल ईयर में आया, ऑब्वियसली जो आपने अकाउंटिंग जो भी अपनी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया होगा, डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी आपके पास फाइनल रिजल्ट बचा है, उस प्रॉफिट को आप यूज कर सकते हो डिविडेंड पे आउट करने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या ईयर्स, कई सालों के भी अगर प्रॉफिट आपके पास इकट्ठा है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, नंबर 1, या फिर अगर हमने उसमें से ट्रांसफर कर दिया है रिजर्व्स के अंदर तो फ्री रिजर्व हो सकता है। फ्री रिजर्व ध्यान रखना है, फ्री रिजर्व। अगर कोई भी ऐसा रिजर्व है जो कि फ्री रिजर्व नहीं है तो उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता डिविडेंड पे करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व को यूज किया जाता है। तो मतलब पिछले साल के प्रॉफिट है उसको भी आप यूज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है बोथ। बोथ का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा पैसा हमने निकाल लिया करंट ईयर के प्रॉफिट से, थोड़ा पैसा निकाल लिया हमने पिछले सालों के प्रॉफिट से, ठीक है जी, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास करंट ईयर में इनएडिक्वेसी थी तो हमने थोड़ा पैसा यहां का ले लिया, बाकी जो कम पड़ा वो पिछले साल के प्रॉफिट से यूज कर लिया। तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब कुछ नोट आया, नोट बेसिकली ये कहा जा रहा है क्या कि भैया डिक्लेरेशन जो आपको डिविडेंड का करना होगा ना, वो डिक्लेरेशन देने से मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले पहले अगर कुछ भी पिछले साल का आपका कैरिड ओवर लॉसेज है, मतलब पिछले साल सपोज लॉस हुआ था वो आपका कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है, पिछले साल का डेप्रिसिएशन था वो प्रोवाइड नहीं कर पाए थे बिकॉज आपके पास प्रॉफिट ही नहीं था उतना, वो भी कैरी फॉरवर्ड करके आ रहा है। तो मतलब पिछले साल का अगर लॉस कैरी फॉरवर्डेड है या फिर पिछले साल का अगर डेप्रिसिएशन था जो कि आप पिछले साल मेट नहीं कर पाए थे और वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा था, तो इन दोनों कैरी फॉरवर्ड को आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा पहले, और सेट ऑफ करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचेगा उससे ही आप डिक्लेयर करोगे। ठीक है। नाउ अगला बात आती है क्या कि आप इसके अंदर यूज नहीं करोगे किसी भी अनरियलाइज्ड गेन को। जैसे आपने ऊपर देखा कि फ्री रिजर्व को यूज करना है। फ्री रिजर्व का मतलब क्या है कि अदर देन फ्री रिजर्व जो होते हैं, जैसे अनरियलाइज्ड गेन हो सकता है, नोशनल प्रॉफिट हो सकता है, रिवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व हो सकता है, या फिर एसेट्स एंड लायबिलिटी को आपको अगर फेयर वैल्यू में मेजर करना पड़ता है तो उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं, मतलब उसकी वैल्यूएशन के अंदर कुछ चेंजेस आता है, तो उससे भी अगर कोई प्रॉफिट क्रिएट होता है आपके रिजर्व सरप्लस के अंदर, तो उस टाइप के प्रॉफिट को आप फ्री रिजर्व में काउंट नहीं करते, मतलब उस टाइप के प्रॉफिट को आप यूज नहीं करोगे डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। फिर बात आती है क्या कि कैपिटल प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट नहीं होता। कैपिटल प्रॉफिट भी मतलब वो हो गया जो कि अनइवन नेचर का होता है, जो कि आप रेगुलर नेचर में नहीं कमाते। कोई सौदा हुआ, कोई सेल कर दिया आपने एसेट्स को, कुछ प्रॉफिट आ गया, तो वो नेचर ऑफ प्रॉफिट जो कि रेगुलर नेचर के नहीं होते उसको हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। ऑब्वियसली बात है कैपिटल प्रॉफिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट नहीं होता, मतलब वो फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं होता, उसको हम डिविडेंड पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो 3 चीजें हमने देखी, पहला करंट ईयर का प्रॉफिट, दूसरा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, तीसरा हमने देखा बोथ, और चौथा देखने वाले हैं वो कि अगर सपोज करो कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी थी कि भैया डिविडेंड आप पे करोगे और अगर आपको प्रॉफिट की कमी पड़ेगी, पैसों की कमी पड़ेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हमें पहुंचाएगा, उतना पैसा हमें देगा ताकि हम डिविडेंड पे आउट कर सके। तो इस टाइप की अगर कोई गारंटी स्कीम दी हुई है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा देगा और उस पैसे को भी हम यूज कर सकते हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है जी। तो 4 आपको पॉइंट यहां पे समझ में आ गए पहले सवाल के अंदर, जिसमें बात थी सोर्सेस के ऊपर। दूसरा सवाल आता है ट्रांसफर टू रिजर्व। अब इसको जरा समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक यहां पे पीछे पॉइंट आपका और आया, उसको और क्लियर करो। क्या जो आपके ये 4th और 5 पॉइंट थे, 4 और 5 पॉइंट का मतलब क्या था कि क्रेडिट बैलेंस को यूज किया जाएगा, फ्री रिजर्व को किया जाएगा, और फिर कहा गया था सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व कर सकते हैं और कोई रिजर्व को यूज नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर क्या आपके ऊपर यहाँ पे वो दिक्कत है कि मतलब अवेलेबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड के लिए कौन कौन से ऐसे रिजर्व होते हैं जो फ्री रिजर्व नहीं होते। ऑल्दो ये नोट में बता दिया गया है, बट क्या कहा जा रहा है, कोई भी अमाउंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है रियलाइज गेन को, नोशनल गेन को या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट को, तो उसको हम
फ्री रिजर्व नहीं मानते। और उसके बाद बात आई थी कि अगर फेयर वैल्यू में मेजरमेंट करने के वक्त आपने एसेट लायबिलिटी को फेयर वैल्यू में मेजर किया और उसके अंदर कोई चेंजेस हुए और उससे कोई रिजर्व क्रिएट हुआ है तो वो रिजर्व भी हमारा फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं होता। चलिए, ऑल्दो ये नोट में भी कवर हो गया था। नाउ ट्रांसफर टू रिजर्व में बेसिकली क्या समझना है आपको कि जब हम पुराने एक्ट की बात करते हैं 1956 वाले की, तो वहां पे क्या हुआ करता था कि अगर आप इतना डिविडेंड दोगे तो इतना आपको रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, इतना दोगे तो इतना रिजर्व, इतना दोगे तो इतना रिजर्व। इस टाइप से एक टेबल हुआ करती थी पुराने वाले एक्ट के अंदर कि भैया अलग अलग स्लैब के डिविडेंड के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ डिविडेंड के अकॉर्डिंग अलग अलग अमाउंट आपको ट्रांसफर करने पड़ते थे रिजर्व के अंदर। कंपनीज एक्ट आया और उसने कह दिया कि भैया ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये प्योरली डिस्क्रिशन है कंपनी की, वो चाहे तो रिजर्व में ट्रांसफर करे, चाहे तो ना करे, चाहे तो ज्यादा करे, चाहे तो कम करे, उसके ऊपर है। कोई एक्ट के अकॉर्डिंग या कोई सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं डाली गई इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, तो कहीं कहीं आप इसको देख सकते हो, अगर कहीं दिख रहा हो, कई बार हमें अकाउंट्स के सवालों में दिख जाता है या और भी कहीं दिख जाता है, तो वो पुराने एक्ट में हुआ करता था 1956 वाले में। 2013 में इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं है और इसलिए इसके ऊपर सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं कि बताइए अगर ऐसा ऐसा हुआ तो कितना ट्रांसफर करेंगे, अगर ट्रांसफर नहीं किया तो क्या कॉन्ट्रावेंशन हुई है वगैरह वगैरह। तो आपको क्लियर रखना है कि 2013 इसको मैंडेटरी नहीं बताता, वो कहता है कि ये प्योरली डिस्क्रिशन है किसकी, कंपनी की, कि वो उसको अगर एप्रोप्रिएट लगता है तो वो कुछ भी अमाउंट को ट्रांसफर कर सकती है और नहीं लगता तो ना करे, कोई उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है जी, अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल आता है, एग्जांपल देख लेते हैं क्या कह रहा है। फॉर द करंट ईयर अल्मा वॉचेस लिमिटेड प्रपोज टू ट्रांसफर मोर देन 10% ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट द रेट ऑफ 12%। कह रहे हैं डिविडेंड डिक्लेयर कितना करेंगे 12% और रिजर्व में कितना डाल रहे हैं 10%। इज द कंपनी अलाउड टू डू सो? भैया जो मर्जी करे, यहां पे तो सीधी सी बात है, जो मर्जी करे, फ्री टू ट्रांसफर एनी पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व एज इट में डीम फिट, जो उसको ठीक लगता है वो वैसा कर ले, कोई यहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नाउ अगला एग्जांपल और देख लेते हैं। ब्रिक्स शिपयार्ड लिमिटेड हैज अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000 crores फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। ठीक है, it has proposed a dividend at the rate 8.75%. however it does not intend to transfer any amount to the reserve out of the profit earned। कह रहे हैं जी कुछ भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं रिजर्व के अंदर। कैन द कंपनी डू सो? बिल्कुल जी, उनके ऊपर है, वो चाहे तो कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर भी ले और चाहे तो कुछ भी ना करें, जो भी उनको ठीक लगता है वो वैसा कर सकते हैं, पूरा पूरा उनके पास राइट है इस चीज के ऊपर। ठीक है, ये आपके बेसिकली एग्जाम के क्वेश्चंस थे, तो आपको इसको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ थर्ड सवाल, तीसरा इसका सब पॉइंट्स आता है जो बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड व्हेन देयर इज इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट। तो इसकी चर्चा भी हमारी कुछ पिछले वाले वीडियो में हुई थी कि सपोज करो कि प्रॉफिट हमारे पास है ही नहीं, मतलब लॉस है, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट दैट मींस लॉस, या फिर इनएडिक्वेसी मतलब जितना डिविडेंड अपने को डिक्लेयर करना है उससे कम प्रॉफिट। अगर कुछ भी ऐसा सिनेरियो आएगा तो क्या किया जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास इस साल में कम प्रॉफिट है तो मैं कौन सा प्रॉफिट यूज करूंगा? पिछले साल का। और मेरे पास इस साल में प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस है, तो मैं पूरा पूरा पैसा कहां से यूज करूंगा? पिछले साल का। तो दोनों चीजें पॉसिबल है। कंपनी ऐसी सिचुएशन में भी डिक्लेयर कर सकती है अपने पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को यूज करते हुए, लेकिन कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जो कि फॉलो करनी पड़ेंगी। अब कुछ कंडीशंस है जिसके साथ करेंगे, जैसे कि हमने कंडीशन ऑल्दो पिछली वीडियो में थोड़ा सा सुना था। अब कंडीशन को बोलने से पहले एक चीज और क्लियर करना है आपको, क्या कि ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस जो है वो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। और गवर्नमेंट कंपनी भी कौन सी? तो आपने पढ़ा है कि गवर्नमेंट कंपनी तो वो हो जाती है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर इनके किसी भी कॉम्बिनेशन के जरिए किसी भी कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग हो, तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है क्या कि ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा उन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जिनकी पूरी पेड अप शेयर कैपिटल किसी ना किसी गवर्नमेंट के पास होगी, ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ देम। ठीक है जी, तो प्योरली जो गवर्नमेंट कंपनी होगी उसके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगते, उसके ऊपर कंडीशन नहीं लगते। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कंपनी है वो बिना कंडीशन फॉलो किए हुए पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से भी डिविडेंड दे सकती है, कोई कंडीशन को फॉलो नहीं करना। बट बाकियों पे कंडीशन लगेगा, वो कंडीशन क्या है वो देखते हैं। पहला कंडीशन कह रहा है कि भैया जो भी आप रेट का डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हो ना, वो आपका पिछले 3 साल में जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसका एवरेज कर लो और उस एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि सपोज पिछले 3 साल का एवरेज, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था पिछले वाली वीडियो में 16% है, तो इस साल आप डिविडेंड दे सकते हो, लेकिन कितना? अप टू 60%, उसके बियॉन्ड नहीं देना आपको। तो इसका एक फॉर्मूला यहां पे इन्होंने बता दिया, रेट ऑफ डिविडेंड इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ डिविडेंड फर्स्ट ईयर प्लस रेट ऑफ डिविडेंड सेकंड ईयर प्लस रेट ऑफ द डिविडेंड थर्ड ईयर, ऑल 3 प्रीसीडिंग
ईयर्स हैं और उनको डिवाइड बाय 3 कर दिया, मतलब एवरेज डिविडेंड हो गया। तो उसके बराबर या उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसमें एक और चीज कंडीशन लिख दी, क्या कि अगर सपोज करो कि पिछले 3 साल में मैंने कोई डिविडेंड दिया ही नहीं है, पिछले 3 सालों में कोई डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया गया कंपनी के द्वारा, तो उसके ऊपर ये कंडीशन क्या लगेगी? लग ही नहीं सकती। तो उनके ऊपर ये कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने पिछले 3 सालों में भी डिविडेंड दिया हो ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अब सपोज आप पिछले साल का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह यूज करोगे, वो कितना यूज कर सकते हो, उसके लिए क्या लिमिट है। तो आप जब पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यूज करोगे तो वो आपका 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो आप पिछला प्रॉफिट निकालोगे, तो पिछले प्रॉफिट में निकालने से पहले आप देखोगे कि टोटल आपका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है। सपोज करते हैं 100 और फ्री रिजर्व कितना है, सपोज करते हैं 50, टोटल कितना हो गया 150। तो आप टोटल जो उसमें से विड्रॉ कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, वो कितना कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 15 या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका 10% आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो। इसको इसने नीचे फॉर्मूले के रूप में भी बता दिया। एक चीज और क्लियर क्या कर दिया आपको कि आपने सपोज इस साल आपका लॉस हुआ, आपने कहा जी डिविडेंड देंगे, डिविडेंड देने के लिए आपने रूल के अकॉर्डिंग 15, अब 15 लाख हो सकता है, करोड़ हो सकता है, एज द केस में भी मैं कह रहा हूं 15 यूज कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। तो इसको आपको डिविडेंड जो आप देना चाह रहे हो, 15 जो आपने निकाला अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, इसको पहले खर्च करना पड़ेगा, आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। किसके लिए? जिस साल में आपको लॉस हुआ है उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इस साल लॉस हो गया, उस लॉस को इधर हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और इधर हम डिविडेंड बांट रहे हैं ना। आपने वहां से 15 निकाला, सपोज करो 8 का आपका करंट ईयर का लॉस था, तो पहले वो 8 आपको करंट ईयर का लॉस से एडजस्ट करने बचेंगे 7, उस 7 से ही डिविडेंड बांटना। ठीक है ना। तो जिस साल में आपका लॉस हुआ उस साल के लॉस को पहले सेट ऑफ करना पड़ेगा, जो भी पैसा आप निकालोगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, उसके बाद बचे हुए पैसे को ही आप यूज कर सकते हो काहे के लिए, डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। एक कंडीशन और डाल दी इन्होंने, क्या कि भैया जो रिजर्व एट द एंड मेरा बच जाएगा, जो पैसा निकालने के बाद जो भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से जब मैंने मनी विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ करने के बाद जो भी उसके अंदर पैसा बचेगा ना, वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। अब इसको जरा मैं अमाउंट में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि सपोज कीजिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि 100 का मेरा पेड अप शेयर कैपिटल है, 50 का मेरा है फ्री रिजर्व, टोटल हो गया 150 में से मैंने 10% यूज कर लिया, मतलब 15 उसमें से विड्रॉ कर लिया, तो मेरा फ्री रिजर्व कितने का बचेगा, 50 में से 15 कम हुआ, बचा 35। ठीक, अब 35 जो है ये 100 का कितने परसेंट है, ऑब्वियसली 35% है। तो ये क्या 15% से कम है, जो हमारा फोर्थ कंडीशन है, तो 15% से कम नहीं है, तो वैलिड है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जांपल में चेंज करता हूं, सपोज कीजिए 100 का पेड अप शेयर कैपिटल है लेकिन फ्री रिजर्व है 20 का। नाउ टोटल कितना होगा 120 का आपने 10% यूज कर लिया, मतलब 12 निकाल लिया। तो आफ्टर विड्रॉल जो हमारे पास फ्री रिजर्व बचा, जो 20 में से 12 चला गया, तो कितना बचेगा 8, और 8 जो होगा वो 100 का कितना होगा 8%, विच इज बिलो 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये अलाउड नहीं है आपको। तो आप 20 में से कितना निकालो जो कि आपका 15% से कम ना है, तो ऑब्वियस बात है 100 का अगर मेरा पेड अप शेयर कैपिटल है तो फ्री रिजर्व में आपको कम से कम 15 छोड़ने पड़ेंगे 15% पूरे करने के लिए, और फ्री रिजर्व में पड़े कितने हैं 20, तो आप उसमें 15 अगर छोड़ने हैं तो ऑब्वियस बात है 20 में से 15 छोड़ने, तो आपको 5 ही विड्रॉ करने की परमिशन है, विच इज लेस देन 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। क्लियर है बात। तो आप जब 10% का फिल्टर लगाओगे तो उसके साथ साथ आपको ये 15% का कंडीशन भी साथ में जोड़ के काम करना है। तो ये आपका टोटल रेस्ट्रिक्शन को ये बताता है ना। एग्जांपल देख लेते हैं। शिप्रा शुगर मिल्स लिमिटेड हैज बीन रेगुलरली डिक्लेयरिंग डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द पास्ट 3 years. However, the company has not made adequate profit during the current year. Current year में कोई खास adequate profit नहीं है, ending on 31st March 2019, but it has not adequate free reserve. Sorry, but it has got adequate free reserve which can be utilized for maintaining the rate of dividend at 20%. कह रहे जी free reserve है जिससे कि ये dividend को maintain कर पाएंगे. Advise the company as how it should proceed in a manner if you want to declare dividend at the rate of 20% for the year 18-19 as per the provision of the act. तो एडवाइस करना है, एडवाइस करने के लिए आप क्या बोलोगे कि भैया दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 4 कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। जो 4 कंडीशन आपने पहले पढ़ी है वो 4 कंडीशन आप यहाँ पे कोट कर दोगे और बोलोगे भैया देख लेना। फिर
इसके आंसर के बाद एक चीज बताएगी, द मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी का बेसिकली मतलब क्या है कि इन जनरल लाइफ, जनरल रूल एक प्रैक्टिकली क्या फॉलो किया जाता है। तो प्रैक्टिकली ये फॉलो किया जाता है कि भैया एक रेट जो होता है डिविडेंड का, वो रिकमेंड करता है हमारा बोर्ड, जो कि हम बार बार देखते हुए आ रहे हैं। अब बोर्ड जब रिकमेंड करता है तो वो ये सारे कंडीशन जो है, प्रोविजंस वगैरह, जो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है, उनको वो ऑब्वियसली बात है ठीक कर लेता है, उनको वो प्रॉपरली चेक कर लेता है। 10% वाला कंडीशन भी देख लेता है, 15% वाला कंडीशन भी देख लेता है, सेट ऑफ वाला कंडीशन भी देख लेता है। वो सब करने के बाद वो एक रेट रिकमेंड करता है, किसको? बोर्ड करता है, किसको? एजीएम के अंदर मेंबर्स को। और मेंबर को कहता है कि भैया तुम अप्रूव कर दो, इतना कर दो, इससे कम कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज्यादा मत जाना, क्योंकि फिर कंडीशन वायलेट हो जाएंगे। तो एक जनरल सिनेरियो क्या है कि मेंबर सारी कंडीशन को चेक नहीं करता, चेक कौन करता है? बोर्ड। और वो रिकमेंड कर देता है एजीएम के अंदर, और मेंबर उसके ऊपर डिसीजन लेके या तो उतना अप्रूव कर देती है या फिर उससे कम, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकती ना। अगला सवाल आता है डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड, मतलब कि जो डिविडेंड का अमाउंट है वो डिपॉजिट कहां, कब और कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए क्या रूल बनाया गया कि जैसे ही आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो अपनी एजीएम के अंदर, या एजीएम में नहीं करते, सपोज इंटरिम डिविडेंड है जो कि आपने बोर्ड मीटिंग के अंदर डिक्लेयर कर दिया, तो आफ्टर डिक्लेरेशन आपको उस पैसे को 5 दिनों के अंदर अंदर एक सेपरेट अकाउंट के अंदर जमा कर देना है, जो कि होना चाहिए किसी एक शेड्यूल्ड बैंक के अंदर। तो सिंपल सा प्रोविजन है, कोई खास नहीं है। और इसके ऊपर देखो 9th पॉइंट का एक इशू आ गया, और 9th पॉइंट बेसिकली क्या कह रहा है कि ये वाला जो प्रोविजन है ये भी अप्लाई नहीं होगा किसके ऊपर? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी? जो कि पूरी गवर्नमेंट है। पूरी गवर्नमेंट का मतलब पूरा पेड अप शेयर कैपिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ पे रखा हुआ है, किसी और लोगों का वहां पे हस्तक्षेप नहीं है, तो उन लोगों के ऊपर ये डिपॉजिट करने की परंपरा लागू नहीं होती। बट अदर देन गवर्नमेंट कंपनी सभी के ऊपर ये लागू होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब पेमेंट ऑफ डिविडेंड को समझना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि सबसेक्शन 5 आपको बेसिकली बताता है कि क्या पेमेंट के लेके क्या रूल है। पेमेंट को लेकर रूल देखो क्या है। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि डिविडेंड जो पे किया जाएगा वो किसको किया जाएगा? या तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन है? जिसका कि हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर नाम मेंशन है, वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, उसको पेमेंट करेंगे हम डिविडेंड की। या फिर टू हिज ऑर्डर, या फिर टू हिज बैंकर। अब ये दो चीजों को समझना है। टू हिज ऑर्डर का मतलब क्या है कि सपोज करो ट्रांसफर का केस है। ट्रांसफर के केस में क्या होता है कि मैं अगर सेल कर रहा हूं अपने शेयर्स को किसी और बंदे को, तो उस केस में मेरे को इंटीमेट करना होता है, इंस्ट्रूमेंट भेजना होता है, या तो मैं भेजूंगा या तो जो शेयर्स का बायर है वो भेजेगा। और उस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो उस नए रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, मतलब नए शेयर होल्डर को रजिस्टर करेगी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर, और उसमें कुछ टाइम लैप्स हो जाता है। ठीक है जी। अब ये जो टाइम लैप्स हो रहा है, इस टाइम लैप्स के दौरान अब डिविडेंड अगर डिक्लेयर करना है तो वो किसको किया जाएगा? अगर वो पुराने वाले बंदे को किया जाएगा, वो तो एक्चुअल मालिक है नहीं, क्योंकि एक्चुअल में तो वो शेयर बेच चुका है, जिसकी एंट्री है रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर। और जो एक्चुअल मालिक है उसकी एंट्री नहीं रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर। तो उस सिचुएशन में जिसकी रजिस्टर ऑफ मेंबरशिप में एंट्री है, वो बंदा क्या करता है? वो एक इंस्ट्रूमेंट देता है कंपनी को, और कंपनी को कहता है कि भैया आप जो डिक्लेयर डिविडेंड करने वाले हो ना, ये आप मुझे मत करो, ये उस बंदे को कर दो जिसके रिगार्डिंग आपके पास इंस्ट्रूमेंट आ रखा है फॉर द पर्पस ऑफ चेंजेस इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर में चेंज करने के लिए आपके लिए पास एक इंस्ट्रूमेंट आया हुआ है, उसमें जिसका नाम है ना, उसको आप डिविडेंड दे दो, क्योंकि एक्चुअल में ऑनर वो है, मैंने उसको शेयर सेल कर दिया है। तो इसको बोलते हैं और टू हिज ऑर्डर। सेकंड पॉइंट जो था ये वाला, ठीक है जी, कि अगर मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो किसी और को दे सकती है, वो बेसिकली यही और आता है। नाउ तीसरा आता है बैंकर। बैंकर भी एक सिंपल टर्म है, जब हम बैंकर रजिस्टर करा देते हैं, हम कहते हैं जी हमें ना देके ना हमारे इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, तो ऑब्वियसली बात है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और अगर उन्होंने बैंकर को पेमेंट कर दी तो मान लिया जाता है कि पेमेंट किसको हो गई है? शेयर होल्डर को हो गई है, उसके अंदर कोई कुटाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मैंने ऑर्डर वाला पॉइंट समझाया ना, ये वाला पॉइंट बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में अच्छे से बताया हुआ है, इसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, इसलिए मैंने पूरे को हाईलाइट कर दिया। क्या है वो देखो। A purchaser of share whose name is not registered in the register of member, जिसका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम रजिस्टर नहीं है, कैन नॉट क्लेम पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वो पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं मांग सकता टू हिम, दो ही माइट हैव मेड फुल पेमेंट टू द सेलर ऑफ शेयर, जबकि उसने पूरे पैसे दे दिए हैं शेयर्स को खरीदने के। इन सच अ केस इफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हैड बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी, इंस्ट्रूमेंट कंपनी के पास चला गया, बट कंपनी इज येट टू रजिस्टर द ट्रांसफर, कंपनी ने ट्रांसफर को भी रजिस्टर नहीं किया, एंड फर्दर द रजिस्टर शेयर होल्डर has not authorized the company to pay dividend to the transferee। अगर उसने ऑथराइज नहीं किया, उसने नहीं बोला कि भैया ट्रांसफरी को डिविडेंड दे दो, then dividend in relation to such share shall be transferred to unpaid dividend account। unpaid dividend account का मतलब क्या है? ट्रांसफर की प्रोसेस चल रही थी,
ट्रांसफर की प्रोसेस में उसको ये तो पता लग गया था कि भैया इसको नहीं देना, लेकिन उसको ये नहीं पता किसको देना, क्योंकि अब उसका जो ट्रांसफर का प्रोसेस है रजिस्टर में जो एंट्री होनी है वो भी कंप्लीट नहीं हुई। तो उस सिनेरियो में अगर उसके पास अलग से जो रजिस्टर्ड मेंबर है उसका एक ऑर्डर ना जाए कि भैया ट्रांसफरी को दे दो, तो उस सिनेरियो में वो क्या करती है, वो डिविडेंड किसी को नहीं देती। वो कहती है भैया तुमने बेच दिया, ऐसा तुम कह रहे हो, किसको बेचा वो हमें अभी पता नहीं, तो हम किसे दें। तो वो कहती है भैया इस पैसे को हम कहां डाल देते हैं, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में फॉर टाइम बिंग डाल देते हैं, कल को जब डिसाइड हो जाएगा तो उस अकॉर्डिंग उसको पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर अगला सेक्शन भी हमारा आएगा, सेक्शन नंबर 124 124, जिसके ऊपर इसकी डिटेल की चर्चा करेंगे, बट ये ऑर्डर को समझाने के बेसिकली यहां पे मेंशन था। नाउ नोट की बात आती है। नोट बेसिकली क्या कहता है कि जो डिविडेंड पे किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, वो किया जाता है प्रोपोर्शन के अंदर। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी को ऑथराइज कर दे आर्टिकल, मतलब आर्टिकल के अंदर ये चीज मेंशन है कि भैया प्रोपोर्शन में देना, तो उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, डिविडेंड जो पे करती है प्रोपोर्शन में करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सपोज करो एक शेयर था मेरा जो कि सवाल में दे रखा है 10 रुपए का, और हम कहते हैं कि हम 5 रुपए देंगे हर एक शेयर के ऊपर। ठीक है जी, अब सपोज किसी ने हमें एक शेयर के पूरे पैसे दे ही नहीं रखे, उसका पार्टली पेड अप शेयर है, उसने मुझे सपोज 10 के बजाय 5 ही दे रखे हैं, तो उसको मैं डिविडेंड भी कितने दूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि 10 रुपए पे 5 रुपए का डिविडेंड दे। तुमने कंपनी को 5 ही रुपए दिए हैं, तो तुम्हें डिविडेंड कितना मिलेगा, 2.5 रुपए। तो प्रपोर्शन ऑफ पेड अप, जो भी उनका पेड अप होगा उस प्रपोर्शन में हम क्या करते हैं, डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इसके लिए ऑथराइजेशन होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, आर्टिकल की। अगर आर्टिकल में ऐसा ऑथराइज्ड है तभी ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज फिर आपको पूरा पूरा डिविडेंड देना पड़ेगा, अगर आर्टिकल में ऐसी बात नहीं लिखी हुई है तो। इसके ऊपर ध्यान देना, हमारे इस पूरे चैप्टर का जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा, लास्ट में एक सवाल आएगा जिसके ऊपर इसकी चर्चा, इसके कॉन्सेप्ट को वहां से रिलेट किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। अगला बात आती है कि डिविडेंड कैसे दिया जाएगा। तो डिविडेंड जो पे किया जाएगा वो ऑब्वियसली कैसे दिया जाएगा, कैश में, काइंड में नहीं दिया जाएगा। अब कैश में का मतलब बेसिकली क्या हुआ ना, कि कैश का मतलब है कि आप चेक में भी दे सकते हो, द थिंग इज अदर देन काइंड है, ठीक है ना। तो कैश का मतलब यहां पे ऐसे लिया जाएगा कि इसको कैश में पेमेंट किया जा सकता है, मतलब कि चेक के थ्रू दिया जा सकता है, डिविडेंड वारंट भी दिया जा सकता है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस वगैरह, इसके थ्रू भी डिविडेंड पे किया जा सकता है। अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है क्या, डिविडेंड वारंट का। इसको जरा आपको समझना पड़ेगा। डिविडेंड वारंट का बेसिकली मतलब क्या है कि जहां पे हम एक वारंट इशू करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि भैया इतना डिविडेंड के लिए तुम इंटाइटल्ड हो, जिस वारंट को आप इन कैश करा सकते हो उसके अंदर कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जा सकते हैं। मतलब वारंट का मतलब क्या हुआ, एक दस्तावेज दे दिया जिसके ऊपर हमने बता दिया कि भैया इतने के अकॉर्डिंग आपको इतने इतने डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल हो, और उसके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन देनी थी इनकैशमेंट के रिगार्डिंग वो उसको उसके अंदर मेंशन कर दी। तो ये है कि हमने एक्चुअल फॉर्म में मनी नहीं दिया, लेकिन मनी के तरीके का एक उसको डॉक्यूमेंट दे दिया, पेपर दे दिया, जिसको कि वो इनकैश करवा सकती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो उसको कहते हैं डिविडेंड वारंट। अच्छा जी, अब आपने क्या देखना है कि सेक्शन 127 की बेसिकली बात कर रहा है, बट इसको अभी रिलेट ना करो, फिलहाल ऐसे समझो क्या कि हमें जो डिविडेंड देना होता है, एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया तो हमें 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड को पे कर देना होता है। ये एक सिंपल रूल है कि भैया एक बार डिक्लेयर हो गया तो 5 दिन का क्राइटेरिया है कि उसको बैंक में जमा करना है, और 30 दिन का क्राइटेरिया है कि डिक्लेयर होने के 30 दिनों के अंदर अंदर वो पे हो जाना चाहिए, चाहे चेक से हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो। लेकिन एक तरीका और था डिविडेंड वारंट। अब डिविडेंड वारंट में क्या कंडीशन है कि अगर आप डिविडेंड वारंट को चूज करते हो तो उस केस में आपका 30 दिनों के अंदर अंदर पोस्ट हो जाना चाहिए। पोस्ट होने का मतलब क्या हुआ, पोस्ट होने का मतलब क्या हुआ कि आपने अगर डिविडेंड जो भेजना था उसकी आपने पोस्टिंग कर दी, सपोज स्पीड पोस्ट से दे रहे थे तो आपने पोस्ट कर दिया, और वो पोस्ट करने की डेट देखी जाएगी कि 30 दिनों के अंदर पोस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अब सामने वाले को पहुंचता है सपोज 1 साल के बाद, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी एज पर सेक्शन नंबर 127, जो कि बात करता है कि अगर 30 दिनों में आपने पेमेंट या पोस्ट नहीं किया तो आप कॉन्ट्रावेंशन माना जाओगे, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। आगे बात समझ में। तो अगर पेमेंट करना है तो 30 दिनों में करना है, बट अगर वारंट की बात करें तो वहां पे आपकी पोस्टिंग की डेट देखी जाएगी कि आपने उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे पोस्ट कब किया। अगर पोस्ट कर दिया विद इन प्रिस्क्राइब टाइम विच इज 30 डेज तो ये इममटेरियल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको वो एक्चुअल में कब रिसीव हुआ है। अच्छा जी, फिर यहां पे एक नोट दे रखा है, ये इररेलेवेंट नोट है, मतलब इस चीजों से कोई इसका रिलेशन नहीं है, तो फिलहाल मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। अब पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है ऐसा। नाउ अगला पॉइंट आता है निधीज के ऊपर। निधीज के ऊपर कैसे एप्लीकेबल होगा, तो निधीज के ऊपर क्या कहा गया कि भैया जो ये सब सेक्शन है ये अप्लाई किया जाता है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। मॉडिफिकेशन क्या है कि जो डिविडेंड पेबल है ना, जो डिविडेंड उनको पे करना है इन कैश में, उसको वो उस मेंबर के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें भी मतलब क्रेडिट कर सकते हैं। ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि निधीज कंपनी में कुछ कॉमनली मेंबर्स होते हैं इन्वॉल्व,
जिनके बेनिफिट के लिए वो कंपनी चल रही है, तो वो उसको ना पे करे, मतलब उसको वो एक्चुअल में पे, अगर सपोज करो 30 दिन का टाइम है, 30 दिन के अंदर अगर क्लेम नहीं किया गया, किसके द्वारा, जो भी मेंबर है उसने क्लेम नहीं किया डिविडेंड को, तो उनके पास एक ऑप्शन है क्या कि भैया 30 दिन के अंदर क्लेम नहीं किया तो वो उस पैसे को उस मेंबर का पर्टिकुलर जो खाता चल रहा होगा उस निधि कंपनी के अंदर, जो कि उसका अकाउंट बना हुआ होगा, उसके अंदर उस डिविडेंड के अमाउंट को क्या कर देंगे, ट्रांसफर, जो कि कह लो कि जो उसको सब्सक्रिप्शन देना होता है वो नहीं देगा, उसकी जगह एडजस्ट हो जाएगा, या एज द केस में भी द थिंग इज, उनके पास ऑप्शन है कि भैया कैश में ना देते हुए वो ट्रांसफर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मेंबर के अकाउंट में, लेकिन ये तब होगा जब 30 दिन के अंदर अंदर, डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर वो क्लेम नहीं किया गया है उस मेंबर के द्वारा। चलिए, ये एक मॉडिफिकेशन आया किसके लिए, निधि कंपनी के ऊपर। अब इसको थोड़ा सा समराइज कर दिया गया है। टेबुलर में क्या कहा गया कि पेबल कैसे कैसे हो सकता है, कैश, चेक, वारंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। पेबल किसको किया जाएगा, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को किया जाएगा, या फिर उसके ऑर्डर पे किसी ट्रांसफरी को किया जा सकता है, या फिर बैंकर को किया जा सकता है। निधि कंपनी में बात आई तो उसमें कहा गया कि भैया क्रेडिट कर दिया जाएगा उसके अकाउंट में मेंबर के, अगर 30 दिन के अंदर वो मेंबर जो है वो क्लेम नहीं करता तो ना। अब एग्जांपल है, फिर एक प्रोहिबिशन का पॉइंट आएगा, देन ये खत्म हो जाएगा। ऑल्दो थोड़ा लंबा हो गया है बट कोई बात। एग्जांपल देख लीजिए क्या कह रहा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सोम मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड प्रपोज्ड अ डिविडेंड एट 20% ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। द सेम वाज अप्रूव्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 25 जून 2019। ठीक है जी। Mr. Nitin Jha was holding 1000 equity shares on 31st March 2019, but the same was transferred by him to Mr. Raj, whose name was registered on 20th April 2019 in the register of members, state as to who will be entitled to dividend declared by the company। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 31 मार्च जिस टाइम का डिविडेंड मिल रहा है तब तक वो शेयर किसी एक के पास था, जिसका के नाम बताया गया यहाँ पे क्या बताया गया, द सेम मिस्टर नितिन झा। ठीक है जी, नितिन झा के पास था वो शेयर 31 मार्च तक, और 31 मार्च की पीरियड के ऊपर ही डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन डिविडेंड कब मिलेगा, सपोज करते हैं एजीएम के अंदर, जो एजीएम हुई है वो कब हुई है हमारी, 25 जून को। अब 25 जून और 31 मार्च के बीच में एक डेट आती है जिसका नाम है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को क्या हुआ, वो शेयर को ट्रांसफर कर दिया गया, किसको, मिस्टर राज को ट्रांसफर कर दिया गया, उसकी एंट्री हो जाएगी कंपनी में मिस्टर राज के नाम से। अब जब वो 25 जून को देखने जाएंगे तो 25 जून को उस शेयर का मालिक कौन दिखेगा, राज दिखेगा। अब जब वो डिविडेंड डिक्लेयर करके डिविडेंड पे करेंगे तो वो राज को करेंगे कि नितिन को करेंगे, ऑब्वियसली राज को करेंगे, उनको क्या पता कौन है नितिन, तो वो किसको पे करेंगे, राज को पे करेंगे। ये सिंपल सिनेरियो यहां पे बताया गया। तो ये कह रहा है कि भैया किसको कौन एंटाइटल होगा, तो ऑब्वियसली कौन एंटाइटल होगा, राज, क्योंकि राज की ही एंट्री है उस रजिस्टर के अंदर, किस डेट पे, 25 जून 2019 पे, क्योंकि उससे पहले ही 20 अप्रैल को ट्रांसफर हो चुका। अब इस सिनेरियो में जनरली प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अपने अकाउंट्स के अंदर, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट टाइप की कॉन्सेप्ट, इसी को हम एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड भी कहते हैं, जहां पे जो ये मिस्टर नितिन है, इन्होंने जब शेयर बेचा होगा ना 20 अप्रैल को, तो इन्होंने ना मिस्टर राज को कहा होगा, राज भैया ऐसा है, ये शेयर जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, इस शेयर के ऊपर तुम्हें डिविडेंड भी मिलेगा कुछ दिनों के अंदर, और वो डिविडेंड जो है वो उस पीरियड का होगा जिस पीरियड में ये शेयर मेरे पास था। ये उस पीरियड का नहीं होगा जिस पीरियड का ये शेयर तुम्हारे पास है, ये उस पीरियड का है जब ये शेयर मेरे पास था। तो वो कहता है कि भैया 1000 शेयर के पैसे तो आप मुझे दो ही दो, अलॉन्ग विद दैट जो आपको कुछ दिनों में डिविडेंड मिलने वाला है वो डिविडेंड भी आप मुझे दोगे। अगर वो पहले से डिसाइडेड है बहुत अच्छी बात है, अगर पहले से नहीं पता तो वो उनका इस टाइप से एग्रीमेंट बनता है कि कल को जब आपको डिविडेंड मिलेगा तो आप ही को, क्योंकि रजिस्टर में आपकी एंट्री हो जाएगी, देन यू आर ऑब्वियसली इंटाइटल्ड। बट वो जो आपको अमाउंट डिविडेंड का मिलेगा वो ऑब्वियसली उस पीरियड का होगा जब पीरियड में मैं इसका ऑनर था, तो इसलिए इस डिविडेंड को आप मेरे पास रेमिट करोगे। तो ये इनका पर्सनल सिनेरियो है कि इन्होंने जब शेयर को बेचा, खरीदा, तो आपस में क्या एग्रीमेंट किया। लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी ऑब्वियसली बात है किसको देगी, जिसका रजिस्टर में नाम होगा, जो कि किसका होगा, ऑब्वियसली मिस्टर राज का, ना कि नितिन झा का। ठीक है जी। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है जो कि बात करेगा प्रोहिबिशंस ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कब ऐसा होगा जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर ही बहुत सवाल है हमारा, सबसेक्शन 6 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट कह रहा है डिफॉल्टिंग कंपनी। डिफॉल्टिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, आपने दो सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन नंबर 73 और सेक्शन नंबर 74। 73 जो बात करता था वो बात करता था प्रोहिबिशंस ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, मतलब कि कुछ सिनेरियो थे जहां पे आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 74 बात करता था रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट्रा एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट 2013, मतलब इस एक्ट को कमेंस होने से पहले अगर आपने कोई डिपॉजिट ले रखे हैं और उसकी रिपेमेंट नहीं करी है तो उसकी बात करता था किसके ऊपर, सेक्शन नंबर 74 के ऊपर। ठीक है। अब
ये दोनों जो सेक्शन है इसके अंदर कुछ सिनेरियो बताए गए थे कि कब कब आप डिपॉजिट ले सकते हो, कब कब नहीं ले सकते, लोगे तो किस तरीके से रीपेमेंट करना है वगैरह वगैरह। आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो आप एक बार पढ़ सकते हो। द थिंग इज, यहां पे कहा जाता है कि अगर किसी ने भी इन दोनों सेक्शनों को कंप्लाई नहीं किया, फेल टू कंप्लाई, अगर इन दोनों सेक्शन के प्रोविजन को कंप्लाई नहीं किया है, तो उस टाइप की कंपनी क्या नहीं कर सकती, डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर सकती। साफ साफ बोला गया है सबसेक्शन नंबर 6 के अंदर। दूसरा और क्या कहा गया कि सेक्शन 8 कंपनी जो है उनके ऊपर भी कंडीशन है। आपने देखा ही सेक्शन नंबर 8 जब आपने पढ़ा तो क्या देखा था, ये कंपनी वो होती है जो बनाई जाती है किसके लिए, सोशल वेलफेयर टाइप की चीजों के लिए। और ये भी कहती है कि भैया हम जो अपने मेंबर्स हैं, मतलब जो भी हमारे कंपनी के मेंबर्स होंगे उनको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे, और जो भी प्रॉफिट हम कमाएंगे उस सारे प्रॉफिट को हम कहां अप्लाई करेंगे, प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से हमने इस कंपनी को बनाया है उस ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए सारे पैसे को हम यूज करेंगे, ना कि हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका पर्पस ही ये होता है। जो सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 है वो यही बताता है कि भैया ये कंपनी वही है जो इस मुद्दे के साथ बनी है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है जब इस मुद्दे के साथ बनी है तो वो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड उनके ऊपर पॉसिबल ही नहीं है, तो वो ये नहीं करेंगे। और अगर करती है तो ऑब्वियस बात है कॉन्ट्रावेंशन कर रही है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 एज वेल एज सेक्शन 123 का सबसेक्शन 6। चलिए जी, तो ये आपकी यहां तक की बातें थी जो कि पूरा 123 का प्रोविजन आपको समझ में आया होगा अलग अलग पार्ट के जरिए, जो कि 6 पार्ट में क्लासिफाइड।